Assalamu alaikum. So now we have to start the class. हमने आपसे कहा था कि आज के दिन मगरिब की नमाज के बाद शुरू हुई, तो अब मेरे ख्याल में और सब आ चुके हैं। तो लास्ट टाइम हमने आपको चैप्टर नंबर 5 में स्टेट ऑफ द सिस्टम के हवाले से कुछ बातें की थी। आफ्टर टेलिंग यू द टाइप ऑफ सिस्टम, तो ये तय हुआ था कि किसी भी सिस्टम की स्टेट से मुराद है उसकी कंडीशन, और उसकी कंडीशन बयान करने के लिए हमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करनी होती हैं। उन प्रॉपर्टीज से हम सिस्टम की हालत का अंदाज़ा लगाते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज सिस्टम की हालत बता सकती हैं उन्हें स्टेट फंक्शन कहा जाता है, और उन्हीं का दूसरा नाम था मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। हमने लास्ट टाइम आपसे कहा था हर चीज की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। मैक्रो का मतलब बड़ा है, माइक्रो का मतलब छोटा है। तो माइक्रो ताल्लुक सिस्टम के किसी माइनर पार्ट से हो, जो पूरे सिस्टम को कवर ना कर रही हो बल्कि सिस्टम के किसी माइनर हिस्से को कवर कर रही हो, वो स्टेट फंक्शन नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, जो पूरे सिस्टम को कवर नहीं करेगी वो सिस्टम की हालत नहीं डिस्क्राइब कर सकती। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज उन्हें कहते हैं जो पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करें या सिस्टम के बड़े हिस्से को डिस्क्राइब करें। तो लास्ट टाइम यही बात आपसे की थी, और मैंने कहा था कि चूंकि हमारा ताल्लुक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से होगा तो हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और ये प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आपने स्टेट फंक्शन के नाम के साथ पहले तस्करा जिसका किया है। तो हम इसे डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन बल्क rather than a of it or macroscopic properties। तो वो सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की स्टेट बताने में अपना रोल प्ले करती हैं, उन्हें हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या टू टाइप्स। एक कहलाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी कहलाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अब हमें जो फर्दर बात करनी है वो इन्हीं दोनों के हवाले से करनी है। तो सिलसिला यूं आया कि हमने आपसे कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स वो सब्जेक्ट है जो इस चैप्टर में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ताकि ये समझ सकें कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसकी क्या स्टोरी है। थर्मोडायनेमिक्स के सब्जेक्ट में जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं उन्हें समझना जरूरी था। हमने कहा कि ये बुनियादी तौर पर तीन टर्म्स हैं और तीनों एस से शुरू होती हैं। तो हमने सिस्टम पढ़ा, सराउंडिंग पढ़ा और फिर स्टेट पढ़ा। तो अब स्टेट में ये बात आ गई कि किसी भी सिस्टम की स्टेट बताने के लिए हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं जो पूरे सिस्टम पर अप्लाई हो रही हैं, जो पूरे सिस्टम से जिनका ताल्लुक है या सिस्टम के बड़े हिस्से से जिनका ताल्लुक है, उन्हीं को हमने स्टेट फंक्शन कहा। वही मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। और अब हम बता रहे हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज दो तरह की हैं, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। अब इसका क्या मतलब है? आप देखिए, फर्ज कर लीजिए कि एक ब्लॉक है जो मेरा सिस्टम है, सॉलिड ब्लॉक, इसका मास 50 kg है, और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए है वो फर्ज कर, और ये इस वक्त 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है। ये मेरे सिस्टम की डिस्क्रिप्शन हो गई। तो ये तीनों मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिनकी मदद से मैंने अपने सिस्टम की हालत
डिस्क्राइब की है, ये तीनों कहलाएंगी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये तीनों स्टेट फंक्शंस हैं और इनकी मदद से मैंने अपने सिस्टम की स्टेट बताई कि इस वक्त ये सिस्टम 50 kg है, इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ना सपोज किसी ने इस ब्लॉक को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, एग्जैक्टली बीच में से इसके 2 टुकड़े कर दिए। तो अगर इसके एग्जैक्टली बीच में से 2 टुकड़े बराबर बराबर कर दिए हैं तो टोटल मास था 50। तो अब दोनों टुकड़े जो हैं वो 25 kg के हो गए, कोई शक नहीं। टोटल वॉल्यूम था 100 cm क्यूब। जब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए तो अब दोनों का वॉल्यूम हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सोचिए व्हाट अबाउट टेम्परेचर? क्या आप ऐसा कहेंगे कि टेम्परेचर भी दोनों का डिवाइड हो जाएगा, इधर 12.5 इधर 12.5? नो। हमें ये अकल है कि अगर आप इस सॉलिड के 2 टुकड़े करेंगे तो ठीक है, उन 2 टुकड़े करने से उनका मास 2 टुकड़े हो गया, उसका वॉल्यूम 2 टुकड़े हो गया, लेकिन टेम्परेचर तो 2 टुकड़े नहीं होता। इस टुकड़े का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये रूम टेम्परेचर पर है, ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉमन सेंस की बात है। तो इससे हमें ये सबक मिला कि कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिस्टम का अमाउंट डिवाइड करने से डिवाइड हो जाती हैं, जैसे मास भी डिवाइड हो गया, वॉल्यूम भी डिवाइड हो गया। और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिस्टम का अमाउंट डिवाइड करने से डिवाइड नहीं होती हैं, वो उतनी ही रहती हैं चाहे आप उनके जितने टुकड़े कर दें। अगर मैं इस ब्लॉक के 10 टुकड़े भी कर दूं तो हर टुकड़े का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। मास बेशक कम होता जाएगा लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा। तो ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो अमाउंट के साथ डिवाइड हो जाती हैं लाइक मास एंड वॉल्यूम, उनको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो अमाउंट के साथ डिवाइड नहीं होती, जैसे टेम्परेचर नहीं हुआ है, वो कहलाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव की और एग्जांपल कॉमन सेंस है ना। मसलन आपके पास पानी का एक गिलास है, उसमें आपने 100 ml पानी ले लिया। क्या होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट? सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं अपने पानी के गिलास में से आधा पानी फेंक दूं तो क्या बॉइलिंग पॉइंट 50 हो जाएगा? हाँ सर कैसी बातें कर रहे हैं। आपके पास पानी का एक कतरा हो या पानी का पूरा टैंक हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 ही है। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट के साथ डिवाइड नहीं होती। तो अब ये कॉन्सेप्ट हम किस तरह से कवर करेंगे कि हम एक तरफ कॉलम बनाएंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का और दूसरी तरफ कॉलम बनाएंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का। और डेफिनेशन भी कवर हो जाएगी और इनके दरमियान कंपैरिजन भी, क्योंकि दोनों अंदाज से इम्तिहान में सवाल पूछते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और सिर्फ किसी एक की डेफिनेशन भी पूछ लें तो हम जो पॉइंट्स लिखेंगे उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब मसलन पहला पॉइंट असल में इनकी डेफिनेशन होगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन हुई प्रॉपर्टीज of system depends upon the amount of substance concerned. Extensive properties. इसी तरह इंटेंसिव प्रॉपर्टीज of system independent upon the amount of substance concerned are called intensive properties.
So properties of system independent upon the amount of substance concerned are intensive, or properties of system depends upon the amount of substance concerned are called extensive. और इसी बात को हम इस वजाहत से भी लिख सकते हैं कि if the amount of substance is divided into two equal halves, value of extensive properties will also becomes halved. So if the amount of substance is divided into two equal halves, values of extensive properties will also become half. यानी अगर आप किसी भी सिस्टम को के अमाउंट में सिस्टम मौजूद अमाउंट के दो हिस्से करें इक्वल, जैसे मैंने एग्जांपल दी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की निशानी होगी कि उन सब की वैल्यूज अमाउंट के साथ उसी तरह हाफ हो जाएंगी, जबकि इंटेंसिव में ऐसा नहीं होगा. If the amount of substance is divided into two equal halves, values of intensive properties will remain same. So if the amount of substance is divided into two equal halves, values of intensive properties will remain same. तो ये दोनों पॉइंट से हमने इनकी डेफिनेशन को क्लियर किया. अब है इसकी एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल दोनों की दे दें चलेगा. जैसे यहाँ लिख दिया एक्सटेंसिव की अभी दी थी मास और वॉल्यूम, और इंटेंसिव की दे दी थी टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट. इट्स इनफ. लेकिन इसमें एक बात ये आ रही है कि इम्तिहान में ऐसा भी सवाल आया है डेफिनेशन और डिफरेंस के अलावा कि वो कुछ प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना के देते हैं और कहते हैं इसमें से इंटेंसिव को अलग कीजिए और एक्सटेंसिव को अलग कीजिए. इसका मतलब है फिर आपको हर प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए. एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा. तो कितनी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें? तो बहुत होती हैं. जो किताब में है कम से कम उनका तो पता हो. तो किताब में जो भी तकरीबन समझ लीजिए 8-10 एक्सटेंसिव और 8-10 इंटेंसिव के नाम लिखे हुए हैं, वो जरूर हमें पता हो. तो उनमें से एमसीक्यू भी आ जाता है. किसी एक प्रॉपर्टी का नाम लेकर पूछ लेंगे ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है. और ऐसा भी सवाल पेपर में आया हुआ है कि प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाकर दे दी और कहा इनमें से इंटेंसिव एक तरफ कीजिए और एक्सटेंसिव एक तरफ कीजिए. इसलिए जरूरी है कि आपको सारी वो एग्जाम्पल जरूर पता हो जो बुक में लिखी है. फिर जैसा सवाल आएगा वैसा जवाब लिखिएगा. सवाल आए कि आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का डिफरेंस लिखिए, तो बेशक उसमें एग्जाम्पल दो लिख दीजिए आप. जरूरी नहीं है सब लिखें, लेकिन पता सब जरूर हो, क्योंकि कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है ना. तो अब ये तीसरा पॉइंट उन्हीं एग्जाम्पल्स के बारे में है. तो इसमें शामिल है ऑफ मोल्स. अच्छा, अब ये अगर आप नोट करें तो कॉमन सेंस ये कहती है कि हर वो चीज जो मास या वॉल्यूम टाइप की है, या जो मास पे या वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वो इंटेंसिव वो एक्सटेंसिव होनी चाहिए. तो अब मोल्स के फॉर्मूले में तो मास आता ही है, हमें पता है. इसी तरह जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज हैं, एनर्जी मास पे डिपेंड करती है. आप खुद रिकॉल करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv². एम क्या होता है? मास. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh. एम क्या होता है? मास. तो अब चाहे वो एनर्जी आपसे फेमिलियर हो या कोई नई नाम टाइप की एनर्जी हो, लेकिन ये तय है कि हर टाइप की एनर्जी मास पे डिपेंड करती है. तो अब जिन एनर्जीज का तस्करा हम यहाँ कर रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, उसमें
सबसे पहले है इंटरनल एनर्जी। अब ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन इसके फौरन बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका इस चैप्टर से गहरा ताल्लुक है। लेकिन अगर हमें नहीं भी पता कि ये क्या होती है, तो भी इसके नाम के साथ एनर्जी का नाम लगा हुआ है, तो खुद ही समझ आ गई कि ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव ही होनी चाहिए। फिर एनर्जी एंथैल्पी, जिसका तस्करा ऑलरेडी इस चैप्टर में हो चुका है। और एनर्जी है जिसका तस्करा बाहर आगे आएगा नहीं, बस अब यही एग्जाम। एंथैल्पी की तरह की एक और एनर्जी होती है जिसे कहते हैं एनर्जी। और फिर वैल्यू है जिसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब इस नाम में भी लफ्ज एनर्जी आ ही रहा है, और इस तरह में भी हम इस चैप्टर अगले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये 7 एग्जाम किताबें मैंने भी लिख दी। चारों तरह की एनर्जी है और मास वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स है। जबकि इंटेंसिव में कुछ तो ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो नाम सुनते ही हमारे लिए फेमिलियर भी होंगी और हम समझ भी जाएंगे हाँ यार ये तो है, और जो नहीं है तो वो हम याद कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अभी तस्करा हुआ था, टेम्परेचर तो इंटेंसिव है ही। किसी भी चीज का टेम्परेचर सिर्फ इस वजह से तो नहीं कम होता ना कि हम उसका मास कम कर दें। अच्छा, इसी तरह बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी इंटेंसिव है, वो भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। टेम्परेचर, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। फिर इसके बाद है प्रेशर, प्रेशर, डेंसिटी, concentration, refractive index, surface tension, विस्कोसिटी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिनके नामों से आप वाकिफ हैं, कुछ नहीं है। बहरहाल ये सब वो बातें हैं जो अमाउंट के साथ, मिसाल के तौर पर अभी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन तो हमने पढ़ा हुआ है ना लिक्विड में। कहीं भी ये नहीं कहा था कि अगर लिक्विड का अमाउंट ज्यादा ले लें तो उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, नहीं, इसका ताल्लुक लिक्विड के अमाउंट से नहीं है। किसी भी लिक्विड की जो भी सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी है, वो थोड़ा सा लिक्विड लें या ज्यादा लें, वो वैसे ही शो होगी। तो ये वो चीजें हैं जो अमाउंट के साथ कोई रिश्ता नहीं रखती। अमाउंट के कम या ज्यादा होने से इन पर फर्क नहीं पड़ता। इनकी वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए फिक्स होती है। तो अब ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का तस्करा स्टेट को एक्सप्लेन करने और स्टेट को समझाने वाली प्रॉपर्टीज के हवाले से हमारे सामने गया। और ये यहाँ से इसका सवाल आता है, नंबर 1 डेफिनेशन। डेफिनेशन आई तो आप पॉइंट नंबर 1 लिखें, साथ में 2 एग्जाम्पल लिख दें, काफी है। डिफरेंशिएट आएगा, ये सामने लिखा हुआ है 3 पॉइंट्स। अलबत्ता उसमें जरूरी नहीं है कि आप इतनी बहुत सारी एग्जाम्पल्स लिखें, 2-2 एग्जाम्पल्स काफी है। एग्जाम्पल एक तीसरी टाइप का सवाल आता है जिसमें हम रैंडमली 4-5 प्रॉपर्टीज लेते हैं और आपसे कहते हैं कि इसमें से इंटेंसिव और एक्सटेंसिव अलग करो, या इनमें से किसी का भी एक का नाम उठाएंगे और एमसीक्यू बना देंगे कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस लिहाज से हमें इन सब चीजों को याद करने की जरूरत है। यहाँ आकर अब सिस्टम एक्सप्लेन हो गया, सराउंडिंग एक्सप्लेन हो गया, स्टेट एक्सप्लेन हो गई। तो ये तीनों मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जो थर्मोडायनेमिक्स के थे वो हमने यहाँ पूरे आपको समझा दिए। तो अब हम इस काबिल हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की रूल्स पढ़ सकें। थर्मोडायनेमिक्स वो सब्जेक्ट है जो, इसके लिए मैंने आपसे कहा था, जो हमें इस बात को समझाने में मदद देगा कि किसी भी प्रोसेस के दौरान, जरूरी नहीं केमिकल रिएक्शन हो, फिजिकल प्रोसेस भी हो, किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर हीट एनर्जी बन रही है या खत्म हो रही है तो उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। तो थर्मोडायनेमिक्स का पूरा सब्जेक्ट 2 लॉस के ऊपर बेस करता है। उसके 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं। एक को कहते हैं
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक को कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो काम हमें समझना है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी कैसे इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, उसके लिए हमें सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत है। इसलिए हम यहाँ सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर उसकी रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। चूंकि थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल प्रोसेस से भी रिलेट करती है, इसलिए अगले साल आप ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ेंगे। और जब फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जो भी आप सुन पढ़ रहे हैं, ये दोबारा रिपीट हो जाएंगी, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी उस वक्त आपको। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी सिर्फ एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, चैप्टर इसलिए मैंने कहा था छोटा है, खत्म हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी टर्म और समझनी है, जिसका तस्करा अभी अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में और वो है इंटरनल एनर्जी। तो हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, और फिर हम इस काबिल होंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर पहुंच जाए। सो क्या होती है इंटरनल एनर्जी? बात यह है कि हर तरह का मैटर की तीन फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और चैप्टर नंबर 2 में ये बात बहुत तफसील से पढ़ी जा चुकी है कि चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। वो पार्टिकल्स या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे या फिर आइंस होंगे। और चाहे चीज सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ये पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में है, मुसलसल मूव कर रहे हैं। वो मूवमेंट का मोड डिफरेंट है कि गैस में मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, हर अंदाज से उनकी फ्रीडम बहुत जबरदस्त है, जिस जगह जहां जहां जगह मिलती है वहां पहुंच जाते हैं। लिक्विड में ये लेयर्स की सूरत में एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर हो रहे हैं, और सॉलिड में अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मूव सारे पार्टिकल्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जहां जहां मैटर मौजूद है, जिस फिजिकल स्टेट में मौजूद है, उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स मुसलसल मूवमेंट कर रहे हैं। और हमें ये पता है कि मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो एवरी मैटर मस्ट कंटेन काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। उसके पार्टिकल्स चूंकि मूवमेंट करते हैं, चाहे वो मूवमेंट हम फील कर पाए या ना कर पाए, तो अगर वो मूव करते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो दुनिया की हर चीज में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई चीज मूव करती है तो अपनी पोजीशन चेंज करती है, और हमें ये भी पता है कि वो एनर्जी जिसका ताल्लुक पोजीशन से है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि हम आंखें बंद करके ये बात कह सकते हैं कि दुनिया के हर सब्सटेंस में ये दो एनर्जीज लाजमन होती है, कम हो ज्यादा हो ये और बात है, लेकिन ये जरूर होगी। काइनेटिक एनर्जी और दोनों मास पे डिपेंड करती हैं, ये बात भी तय है। काइनेटिक एनर्जी में भी हाफ mv² मास आता है, पोटेंशियल एनर्जी में mgh मास। तो ये दोनों एनर्जी यानी जिस चीज के पास भी मास होगा उसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। तो अब हमने कहा कि ये दो दो एनर्जीज है ना, तो अब हम बात, मैं किसी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जमा कर दूं तो मुझे क्या लग रहा है, क्या हो जाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो हमने कहा उस वो टोटल है या नहीं है, किसी को एनर्जी होती है बात की है, लेकिन पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जमा कर दें तो जो एनर्जी मिलती है वो कहलाती है इंटरनल एनर्जी। तो मूवमेंट के लिए जो एनर्जी हर सब्सटेंस के पास है वो काइनेटिक, पोजीशन के एतबार से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल, दोनों का सम कर दें तो वो कहलाती है इंटरनल एनर्जी। तो अब ये इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज द sum of potential energy and translational, vibrational and rotational।
हुई थी, नेट डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन बहरहाल आई एम बैक। मेरे ख्याल में आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो ये जो डेफिनेशन हम लिख रहे थे ये हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी, और इससे सिर्फ ये नुकसान हुआ है कि जो कुछ आज की लेक्चर में इससे पहले लिखा है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस, वो अब सेफ नहीं हो सके। तो अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो वो ग्रुप पे शेयर कर देगा, ताकि सबको दे दिया जाए। अगर किसी ने नहीं लिया है तो फिर मैं खुद ही कुछ कर दूंगा। तो अगर किया हो तो कर दीजिएगा। अलबत्ता इंटरनल एनर्जी को मैं यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि वो लिख ही रहा था, तो दोबारा लिख देता हूँ। तो ये है it is the sum of total, it is the sum of potential energy and total kinetic energy, जिसके साथ, अच्छा अब ये जो मैंने लफ्ज लिखा ना टोटल, उसके साथ फिर मैंने जो लिखा है मैं समझाता हूँ। एक है ट्रांसलेशनल, एक है वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक energies of the system। अब बात ये हुई कि मैंने आपसे कहा था कि हर चीज में एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जमा कर दे तो वो इंटरनल एनर्जी हो जाती है। फिर ये बीच में ये क्यों कहा टोटल काइनेटिक एनर्जी, और ये ब्रैकेट में क्या लिख दिया? तो इसमें हमने थोड़ी डिटेल और बताई है कि हर पार्टिकल, हर सब्सटेंस में, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, उसमें जो पार्टिकल है यानी ट्रांसलेशनल का मतलब होता है पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट हो, ट्रांसफर हो रहा हो, वो ट्रांसलेशनल है। फिर ये पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, तो ये वाइब्रेशनल मोशन है। ये एक्सपेक्ट होते हैं वो पार्टिकल रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। तो इन तीनों के लिए उसके पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, सो ये दोबारा थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हुआ है। बहरहाल तो मैं अपनी बात फिर कंटिन्यू करता हूँ कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एंड द टोटल, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी में मैंने आपसे कहा कि पार्टिकल्स तीन तरह की मूवमेंट कर रहे होते हैं। वो ट्रांसलेशनल मूवमेंट भी करते हैं जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, वो अपनी जगह वाइब्रेट भी करते हैं तो वो वाइब्रेशनल मोशन है, वो अपनी जगह रोटेट भी करते हैं तो वो रोटेशनल मोशन है। तमाम तरह की काइनेटिक एनर्जीज को जमा करें तो बनती है टोटल काइनेटिक एनर्जी। उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा करें तो फिर बनती है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ पोटेंशियल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, वेयर टोटल काइनेटिक एनर्जी मींस ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। तो तीसरी और आखिरी दफा कम से कम ये मैं लिख देता हूं ताकि एक चीज तो मैं भी सेव कर सकूं। तो छोटी सी डेफिनेशन थी, इट इज दी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल and rotational kinetic
energies is called internal of the system. It is denoted by E and it depends upon टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है तो इंटरनल एनर्जी कम होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो अब यहाँ तक हमने आपसे सब बातें कर दी, तो इसका मतलब है अब नेक्स्ट क्लास हमारे लिए बेसिकली होगी अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज द ओनली टॉपिक ऑफ द चैप्टर। उसके बाद चैप्टर खत्म होगा, लेकिन बहरहाल वो काफी तफसील से पढ़ना है। तो अब मैं फिर रिपीट कर दूं, इससे पहले 2 स्लाइड्स थी जिसमें हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखी थी और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिफरेंस लिखा था, जो अब इंटरप्शन की वजह से नेट के सेफ नहीं हो सकी, लेकिन इंटरनल एनर्जी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था तो वो ग्रुप में शेयर करे, सब बच्चों के लिए हो जाएगा, और अगर किसी ने नहीं लिया था तो फिर वो मैं खुद से दोबारा लिखकर आपसे जरूर शेयर कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच।